नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आप देखिए गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार की बात करें, इस तरह बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का जो मार्केट कैप है 2 दिन के अंदर करीब करीब 4.06 लाख करोड़ रुपए घट गया। वहीं दूसरी ओर आपके पोर्टफोलियो से जुड़े इस हफ्ते जो छोटे स्टॉक्स रहे उनमें एक बम्पर रैली देखने को मिली। सेबी के कुछ नए नियम आए जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया निवेशकों को। नए मैनेजमेंट कहाँ आए जिसके चलते स्टॉक में रैली देखने को मिली। और लेंस कार्ड में यहाँ पर नए नए जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं सबका निचोड़ हम लोग आपके सामने लेके आएंगे और ख़ासतौर पर जो आपके स्टॉक्स है ब्रोकरेज क्या कहते हैं वो भी जानेंगे हम यहाँ पर। अब शो की जो शुरुआत है एक ऐसे शेयर से करते हैं जिसमें एक हर दिन पूरे हफ्ते आप देखिए एक अपर सर्किट देखने को मिला। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पाइस लॉन्च फूड वर्क्स की। इस कंपनी के शेयरों ने पूरे हफ्ते एक बम्पर रैली दिखाई और आप देखिए 5 दिनों के अंदर ही 21% तक चढ़ता हुआ दिखा और चलकर 52 रुपए के 5 भी पहुंचता हुआ दिखा। पिछले एक साल में शेयर ने 984% के रिटर्न दिए। 4 रुपए से सीधा सीधा स्टॉक ही 52 रुपए पे पहुंच गया। अब आप ये भी जान लीजिए तेजी क्यों आई। स्पाइस लॉन्च फूड वर्क्स लिमिटेड जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे राइट फेस्ट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि ये अधिग्रहण समझौते के एग्जीक्यूशन की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। राइट फेस्ट हॉस्पिटैलिटी देश के लोकप्रिय लाइफस्टाइल और यहाँ पे नाइट लाइफ वेन्यू जैसे सॉल्ट जो कि गोवा में है, एक्सोरा बार एंड किचन जो कि हैदराबाद में वहाँ पे ऑपरेशन करती है, क्या ऑपरेशन है वहाँ पर। कंपनी के अनुसार यहाँ पर ये अधिग्रहण रणनीतिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे बिजनेस का विस्तार होता हुआ दिखेगा। रेवेन्यू बढ़ोतरी के नए अवसर मिलते हुए दिखेंगे। कंपनी ब्लैकस्टोन मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण या फिर कहें बहुमत मेजोरिटी स्टेक खरीदने जा रही है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, इस पर विचार कर रही है कंपनी। स्पाइस लॉन्च फूड वर्क्स जो है पहले शालीमार एजेंसीज के नाम से जानी जाती थी। कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदला है और एक नया ब्रांड आइडेंटिटी अपनाया है। यहाँ पे कंपनी रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती है और ग्राहकों को क्वालिटी, वैरायटी, मॉडर्न डाइनिंग एक्सपीरियंस जैसे तमाम चीज़ों पर फोकस करती है यहाँ पे। और आप ये समझिए कि कंपनी का जो है देश भर में यहाँ पे कैजुअल और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के नेटवर्क में तेज़ी से विस्तार देना लक्ष्य है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदांता लिमिटेड ने सितंबर 2025 यानी कि दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। ये नतीजे बाजार में आप देखिए इसका असर सोमवार को रिएक्ट करते हुए देखेंगे। कंपनी के जो कंसोनेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 59% घटा है यहाँ पे और करीब करीब यहाँ पे 1798 करोड़ पर पहुंच गया है। मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज की गई है जिसकी वजह तिमाही के दौरान करीब आप ये समझिए कि 2060 करोड़ से ज़्यादा के एक्सेप्शनल लॉस जो एक्सेप्शनल लॉस होता है वो माना जा रहा है जिससे मुनाफे पर असर पड़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 4352 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया था। कंपनी ने बताया कि जो एक्सेप्शनल खर्चे हैं करीब करीब वो 1704 करोड़ जो है वो राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मेगा पावर बेनिफिट क्लेम से जुड़ा है, जबकि 660 करोड़ जो है ये राशि जो है यहाँ पे सेप्को को उसके तलवंडी साबो पावर यूनिट के आर्बिट्रेशन विवाद को निपटाने के लिए दी गई है। जो एक्सेप्शनल खर्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपनी का जो पैट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स है वो 13% बढ़कर 5026 करोड़ पर आ गया है। वहीं जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय जो है वो 40,464 करोड़ रही जो कि पिछले साल की समान अवधि में 38,934 करोड़ थी, यानी कि एकदम स्टेबल आसपास स्थिति देखने को मिली है। आप ये समझिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 6% बढ़ते हुए दिखे। एबिटा की बात करें तो 12% की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। अब वेदांता ने यहाँ पर कहा है कि उसने इस तिमाही में एल्यूमिना, अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस में जिंक, एमआईसी और इसके अलावा पावर जनरेशन के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देश की जानी मानी आईवीआर कंपनी लेंस कार्ड का जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है आईपीओ जो है उसको वो जो है वो खुल चुका है निवेशकों के लिए। कंपनी ने एंकर निवेशकों से करीब करीब 3,268 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस दौरान लेंस कार्ड ने कुल करीब 8 करोड़ 13 लाख शेयर जो है 402 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी किए हैं। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों में आप देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर हम लोग बात करें एफआईज का जो हिस्सा है करीब इसमें 52% है। इनमें आप समझिए कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उसमें ब्लैक रॉक, जीआईसी, फिडिलिटी, काफ़ी अमेरिका की बड़ी ब्रोकरेज है फिडिलिटी, न्यूमरा, कैपिटल इंटरनेशनल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं
घरेलू निवेशकों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, कोटक, बिरला सनलाइफ जैसे प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनियां ने पब्लिक ऑफरिंग से पहले यहाँ पे शेयरों में बोली लगाई है। यानी कि आपके म्यूचुअल फंड जो है या फिर एएमसी बोले, उन कंपनियों ने इस कंपनी में निवेश किया है। यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको निवेश, आपका जो पैसा है वो तो जाएगा यहाँ पर। अब लेंसकार्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाई वैल्यूएशन की चिंता से ये घटकर आप देखिए एक बार तो 48 रुपये भी आ गया था और एक वक्त ऐसा भी था कि 108 रुपये पर था। हालांकि एंकर इन्वेस्टर्स की मजबूत दिलचस्पी के चलते इसमें थोड़ा उछाल जरूर आया है और जीएमपी 67 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लिस्टिंग जो है वो 469 के आसपास हो सकती है। जो प्राइस बैंड है 402 रुपये है और 16% के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग गेंस की संभावना जताई जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर की। इस हफ्ते ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। आप देखिए पहले जहाँ शेयर 10 रुपये का आंकड़ा पार करता हुआ दिखा, वहीं बाद में यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली। पहले तेजी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर बकाये से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने की अनुमति दे दी। अदालत ने माना कि ये जो मामला है वो सरकार की पॉलिसी अधिकार क्षेत्र में आता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। अब सरकार के पास 49% इक्विटी है और इस खबर के बाद जो है शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं कोर्ट के लिखित आदेश जब सामने आया और उसमें जो तथ्य आए, उन परिस्थितियों के बाद यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और इस याचिका में जो बात निकल के आई वो ये आई कि यहाँ पे सिर्फ 9,450 करोड़ की अतिरिक्त एजीआर मांग की बात जो थी वो यहीं तक सीमित थी। आदेश में वोडाफोन आइडिया की पिछली याचिका का जिक्र नहीं था जिसमें जुर्माना, ब्याज और बकाये के ब्याज पर पेनल्टी माफ करने की मांग थी। इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अतिरिक्त राशि के वैल्यूएशन को लेकर यहाँ पर बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में ये भी एक उलझन भी पैदा हो गई जिससे कि क्या केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर के फिर से वैल्यूएशन की बात सिर्फ 9,450 करोड़ की अतिरिक्त एजीआर मांग पर लागू होगी या फिर 80,000 करोड़ का जो पूरा प्रिंसिपल है, पूरा एजीआर देनदारी जो है वो उस पर लागू होगी। इसके चलते शेयर जो है वो एक ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली। 7% तक टूटता हुआ दिखा, 8 रुपये पे आता हुआ दिखा। अब ऐसे में जो ब्रोकरेज फर्म है सिटी, उनकी भी रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन हालांकि उन्होंने जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो 10 रुपये के दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेगिलिटी इंडिया की बात कर लेते हैं। आप जी समझिए कि यहाँ पे इसको पहले जो है बर्क मीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। पूरे हफ्ते शेयर जो है वो छाए रहे। सितंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो दोगुना होता हुआ दिखा। यहाँ पे रेवेन्यू 25% से बढ़ते हुए दिखे। निवेशकों ने यहाँ पर जश्न मनाया। शेयरों की धड़ाधड़ खरीदारी देखने को मिली यहाँ पर और जो है भाव उछलकर रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुँचता हुआ दिखा। हालांकि बाद में जो है थोड़ा कूल ऑफ भी होता हुआ दिखा। यहाँ पे शेयरों की बढ़त के साथ 57 रुपीज़ 90 पैसे जो है यहाँ पे पहुँचते हुए दिखे। एक रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुँचते हुए दिखा है यहाँ पर। अगर हम इस नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करें तो अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही में सेगिलिटी इंडिया का जो शुद्ध मुनाफा है तो सालाना आधार पर 117 करोड़ से जो बढ़कर करीब 251 करोड़ हुआ है, यानी कि 114% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू 25.2% उछलकर 1,660 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग लेवल की बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 37.7% बढ़कर 415 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन 22.7% से सुधरकर 25% पे आता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 0.05 पैसे के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड की मंजूरी दे दी है। 20 नवंबर 2025 जो है इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। इस पूरे हफ्ते पीएसयू बैंक के शेयर जो हैं वो निवेशकों के रडार पर आई। बम्पर रैली देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल के आई वो आईडीबीआई बैंक से यहाँ पर निकलती आई। आप देखिए सरकार यहाँ पर जल्द ही हिस्सेदारी बेचती हुई दिखेगी। यहाँ पे आईडीबीआई में डाइवेस्टमेंट यानी कि विनिवेश की प्रक्रिया जल्द रफ्तार पकड़ सकती है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण प्रक्रिया का ये आखिरी चरण है, आखिरी फेज होगा ये माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बोली मंगाने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है और इसी खबर के चलते शेयर में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। 106 के भाव पर नया 52 वीक हाई बनाता हुआ दिखा स्टॉक। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि एलआईसी संयुक्त रूप से बैंक में लगभग 94.71% हिस्सेदारी रखती हैं और इनमें से 60.72% हिस्सेदारी एक रणनीतिक निवेशक के तौर पर बेचने की तैयारी हो रही है, यानी कि करीब 61% जो हिस्सेदारी है वो बेची जा सकती है। और यहाँ पे देखिए जो मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं लेन देन से जुड़े दस्तावेज अब आखिरी चरण में है।
IMG यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो मिनिस्ट्रियल ग्रुप है उनकी मंजूरी मिलते ही दीपम जो है तेजी से वित्तीय बोलियां जो है आमंत्रित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विनिवेश पर जो सचिवों की जो कोर ग्रुप है और वित्त मंत्री की जो है अध्यक्षता वाली मंत्री समूह की जो समिति है वहां से जल्द ही मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। अब हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली और उसके पीछे की वजह रही शानदार नतीजे जो कि उम्मीद से बेहतर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट कर रही थी, यहाँ पे बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ता हुआ दिखा। जो ग्रोथ है उसमें एक हल्की गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए मार्जिन जो है बहुत ही स्लाइटली सी गिरावट आई, जबकि लोन डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो लगभग स्टेबल होते हुए दिखे। बैंक की ग्रोथ के मुकाबले मार्जिन में यहाँ पे बैंक ने प्राथमिकता दी। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें यहाँ पर तो एक स्लाइटली सा जो दबाव यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अगर आप बैंक के यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एक बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली। अब एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और उन्होंने जो टारगेट है वो 179 रुपीज़ का दिया है यहाँ पर। पहले तो जैसा 170 के आसपास था यहाँ पे, और ब्रोकरेज का कहना है कि नेट जो यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन है वो बॉटम आउट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। Q3 से मार्जिन में रिकवरी आती हुई दिख सकती है। मार्जिन प्रेशर के बावजूद यहाँ पे FY 26-27 में बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% के जो लेवल है उस पर सस्टेन रहने की उम्मीद मान के चल रहे हैं। और पिछले 2 सालों से बैंक ने रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1% के ऊपर मेंटेन किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखे जाते हैं। देश की जो सबसे बड़ी PSU जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करें ऑयल कंपनियों में से एक यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पे तिमाही Q2 के नतीजे जारी करे यहाँ पर, और मुनाफे में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली। कंपनी का जो मुनाफा है स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 4128% बढ़ता हुआ दिखा और 7610 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 180 करोड़ था। आप खुद अंदाजा लगाइए क्या शानदार प्रॉफिट रिपोर्ट जो है वो दर्ज करते हुए देखे। लो बेस इफेक्ट, बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन और कंट्रोल्ड खर्चों ने इस बार तिमाही को और मजबूत बढ़त बनाती हुई दिखी है। कंपनी का रेवेन्यू भी जो है वो 4% की बढ़त के साथ यहाँ पर 2.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल के 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा था। टॉप लाइन ग्रोथ भले ही सीमित दिखाई दी है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में एक बड़ा सुधार यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा LPG बफर जो अकाउंट है उसमें जो घाटा है जो जमा थे सरकार के पास, अब सरकार जो है वो वापस लौटाती हुई दिखेगी। OMC को यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखेगी। करीब 14,486 करोड़ की सब्सिडी जो है वो मंजूरी कर दी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी के, देखिए कैश फ्लो में सुधार आएगा, वर्किंग कैपिटल बेहतर होगी, यहाँ पर बैलेंस शीट में सुधार होगा। और यहाँ पर JP मॉर्गन की जो है यहाँ पर वो रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा मॉर्गन स्टैनली की, और उन्होंने कहा है ओवरवेट की सलाह दी है और 168 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं। डिफेंस शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पे बड़ी खबरें निकल कर आई। सबसे पहले HAL की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा चेंज जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। भारत की PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो रूस की पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक अहम समझौता MOU उन्होंने साइन किया है। इस समझौते के तहत भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट यानी कि जिसे पैसेंजर प्लेन कहा जाता है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ये साझेदारी भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि देश में दशकों बाद पूरी तरह से पैसेंजर प्लेन का निर्माण होगा। ये MOU जो है रूस के मॉस्को में हुआ है। इस समझौते के साथ भारत ने न सिर्फ घरेलू एयरक्राफ्ट ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है यहाँ पे, बल्कि आने वाले सालों में एशियाई एयरक्राफ्ट बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती है। इस MOU के बाद निवेश को जो निवेशक हैं इसके शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है डिफेंस जो सेक्टर है यहाँ पे BEL की बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब उसके भी नतीजे और शानदार तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप नतीजों की बात करें तो कंपनी ने सभी मोर्चों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, थोड़ा सा मार्जिन में दबाव देखने को मिला, लेकिन अगर आप मुनाफे की बात करें तो सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1286 करोड़ पर आ गया, जो कि एक साल पहले 1086 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू भी जो है पिछले साल से 26% बढ़कर 5,764 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि एक साल पहले 4,583 करोड़ के आसपास था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 22% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, जिसे एबिटा कहा जाता है यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो पिछले साल जो था 30.30% था, वहाँ से हल्का सा घटते हुए 29.42% पे आ गया, यानी कि 90 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। फिर भी जो स्ट्रीट के जो अनुमान था उससे काफ़ी बेहतर स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि स्ट्रीट तो 27.70% मान के चल रही थी मार्जिन पे। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि कंपनी की तरफ से जो ऑर्डर बुक है 1 अक्टूबर तक 74,453 करोड़ रुपए की हो गई है यहाँ पर, और जो बहुत सारे ब्रोकरेज हैं एक अच्छे अनुमान यहाँ पर जो है स्टॉक्स को लेकर जता रहे हैं।
अब यहाँ पर विंड पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं और आखिरकार जो स्टॉक में एक लंबे समय बाद रौनक लौटती हुई दिखी। शेयर जो है पूरे हफ्ते चढ़ता हुआ दिखा, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली यहाँ पे। और आप ये समझिए कि बहुत लंबे समय तक एक सेशन एक दायरे में जो था स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मूड बदलता हुआ दिखा वो टॉप मैनेजमेंट में बदलाव के बाद सुधरता हुआ दिखा। जो कंपनी जो सुजलॉन ग्रुप है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, राहुल जैन जो है कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे यहाँ पर, और मैनेजरियल पर्सनल जो की मैनेजर पर्सनल होता है उनको नियुक्त किया गया है यहाँ पे, यानी कि 2 ओहदे दिए गए हैं। राहुल जैन 15 दिसंबर 2025 से कार्यभार संभालते हुए दिखेंगे। राहुल जैन के पास 20 से अधिक सालों का कॉर्पोरेट फाइनेंस का तजुर्बा है। उन्होंने एसआरएफ लिमिटेड में लगभग 17 साल तक ग्रुप सीएफओ के तौर पर काम किया है और वहाँ से फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले उन्होंने जुबिलेंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में भी 10 साल तक काम किया था। कंपनी के बयान के मुताबिक अगर आप देखें तो जो यहाँ पे राहुल जैन है उन्होंने एसआरएफ में अपने कार्यकाल के दौरान फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को एक बेहतर उपयोग दिया, फाइनेंशियल अनुशासन उसको और ज़्यादा मजबूत किया। आपको बता दें कि सुजलॉन ग्रुप के पास 17 देशों में 21 गीगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी क्षमता है। सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और फंड रेजिंग में राहुल के अनुभव से कंपनी को एक मजबूत स्थिति में लाने की और भविष्य में एक अच्छी स्थिति करने की यहाँ पे मदद मिलती हुई दिखेगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की। यहाँ पर कई बड़े फैसले लेते हुए दिखा है सेबी। यहाँ पर निफ्टी बैंक में बड़े बदलाव होते हुए देख सकते हैं, जिसका बड़ा असर आपके पोर्टफोलियो पर दिखेगा। यहाँ पर आप ये देखिए सेबी के सर्कुलर में अगर आप उनको देखें यहाँ पर तो इंडेक्स में सबसे अधिक वेटेज वाले स्टॉक्स का जो अधिकतम वेटेज है उसको 33% से घटा के 20% कर दिया गया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नियम आते हुए दिखेंगे, आप ये समझिए कि बहुत सारी जब बाजार में वॉलेटिलिटी होती है और एक कुछ स्टॉक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है तो वो इंडेक्स को ड्रॉप डाउन करता है, तो उसको बचाने के लिए, वॉलेटिलिटी को बचाने के लिए काम किया गया है। इसके अलावा जो टॉप 3 जो स्टॉक्स होंगे उनका वेटेज जो है वो 45% के आसपास तक रहेगा। इससे पहले जो अधिकतम लिमिट थी वो 62% थी। इसके अलावा नॉन बेंचमार्क वाले जिन इंडेक्स की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ट्रेडिंग जो होती है वो भी कम से कम 14 स्टॉक हो जाएगी। अभी तक जो है वो 12 स्टॉक्स थी, उसको 14 स्टॉक्स कर दिया जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि किसका कितना वेटेज है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में 28.49% है वेटेज इसका। आईसीआईसी बैंक की बात करें 24% है। एसबीआई का 9% से ज़्यादा है। कोटक महिंद्रा बैंक का करीब 9% के आसपास है। एक्सिस बैंक का 8% के आसपास है। आप ये समझिए कि ये जो सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वेटेज के हिसाब से अब जो है वो 20% वेटेज मैक्सिमम रहता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो और इसके अलावा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई कि अब जो नए स्टॉक्स हैं उनमें जो नाम निकल कर आ रहा है वो हो सकता है येस बैंक हो, इंडियन बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो, तो इनके नाम निकल के आ सकते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट है 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में किया जाएगा और जो पहला चरण है वो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते एक और बड़ा फैसला जो है सेबी ले सकता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एएमसी जो है उनके शेयरों में इस चलते यहाँ पे दबाव देखने को मिला। 7% के आसपास टूटते हुए दिखे, जिसमें एचडीएफसी एएमसी हो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इसके अलावा निपॉन इंडिया हो, आदित्य बिरला सन लाइफ हो, यूटीआई एएमसी हो, ये तमाम स्टॉक जो है वो धड़ाम होगा। दरअसल कारण ये रहा कि सेबी का एक प्रस्ताव आया जिसमें म्यूचुअल फंड के जरिए लिए जाने वाले जो खर्च है जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है उसको घटाने की बात की गई है। इस प्रस्ताव की अगर आप बारीकियों को समझे तो कम फीस निवेशकों के लिए यानी कि एएमसी की कम कमाई, इस लिहाज से आप देख सकते हैं। क्लियर कॉस्ट ब्रेकअप यानी कि निवेशकों को अब साफ पता चलेगा कि किस चीज़ में कितनी फीस दी जा रही है यहाँ पे। और कम ब्रोकरेज चार्ज जो है जैसे कि 100 रुपये के ऊपर 12 पैसे से घटाकर अब 2 पैसे का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि कंपनियों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और मुनाफा भी कम हो जाएगा। इससे कंपनियों के लिए इसमें एक अच्छी बात भी निकल के आई है कि एएमसी जो है अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पेंशन योजना जैसी सर्विसेज दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी जैसे जो टैक्स जो है इस पर शामिल नहीं होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भारत के टॉप कोयला उत्पादक कंपनी पीएसयू कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की। अब यहाँ से जो है 2 बड़ी खबरें निकल के आ रही। पहला, कंपनी के तिमाही नतीजे जारी करते हुए दिखे कंपनी। अब यहाँ पे आप देखिए जो मुनाफा है कंपनी का, नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर तो साल दर साल के हिसाब से 30% घट के 4,354 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल ये 6,249 करोड़ के आसपास था। इसी तरह कंपनी की कुल कमाई भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है
ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें साल दर साल के हिसाब से 3.2% घटकर ये 30,186 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल ये 31,182 करोड़ के आसपास था। आसान शब्दों में कहें तो जो कोल इंडिया है उसका मुनाफा और कमाई दोनों जो है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं, उससे कम रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे में यहाँ पे 2025-26 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू पर अगर आप देखें तो 10 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर का दूसरा डिविडेंड का ऐलान करते हुए देखें। कंपनी का डिविडेंड जो है 28 नवंबर 2025 तक शेयरधारकों के भुगतान कंपनी करती हुई दिखेगी। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि कोल इंडिया के नतीजे जो हैं मिक्स रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा है, प्रॉफिट और मार्जिन में कमज़ोर रहे हैं। दूसरी खबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी खबर ये कि कोल इंडिया की 2 अहम सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल और साथ ही सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जो है जल्द ही शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती हैं। इनकी लिस्टिंग दिसंबर में संभव बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपम और कोयला मंत्रालय जो है इसमें जो यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों को लेकर हरी झंडी दे सकते हैं और अब जो है ये पूरा IPO प्रोसेस जो है वो एक एडवांस स्टेज में चल रहा है। इस हफ्ते अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में एक जोरदार तेजी देखी गई। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर जो है वो 7 से 14% तक चढ़ते हुए दिखे और उसके बाद गिरावट कई स्टॉक्स में देखने को भी मिली। वहीं इस ग्रुप की दूसरी कंपनियों के शेयरों में भी आप देखिए एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी। अडानी ग्रुप की ज़्यादातर कंपनियों के शेयर जो है अब अपने 52 वीक हाई के करीब है, यहाँ पे कुछ 33% के आसपास उसके नीचे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। अडानी ग्रुप क्यों जो है निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा, देखिए एक तो जो तिमाही नतीजे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके अलावा जो सरकारी बीमा कंपनी LIC है उन्होंने ये साफ किया है कि उसे सरकार से अडानी ग्रुप में निवेश करने को लेकर कोई आदेश नहीं मिला था। अगर आप अडानी ग्रुप एनर्जी के शेयरों की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिली। इसका जो मुनाफा है वो 25% बढ़कर 644 करोड़ पर आ गया। कंपनी की कुल आमदनी की बात करें तो वो स्थिर रही है, लेकिन बिजली बेचने से होने वाली जो आमदनी है वो 20% बढ़ती हुई दिखी। एबिटा और मार्जिन में दमदार ग्रोथ देखने को मिली। अडानी पावर की अगर आप यहाँ पे बात करें तो दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट जो है वो 11% घटता हुआ दिखा है। हालांकि जो ऑपरेशन से होने वाली आय है उसमें मामूली सी एक बढ़त देखने को मिली है। कुल खर्च भी यहाँ पे करीब 10,341 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा है और इसके अलावा कंपनी का साफ तौर पे कहना है कि मांग में मौसम संबंधी उतार चढ़ाव के बावजूद एक बार फिर कंपनी ने जो वित्तीय प्रदर्शन है वो स्थिर पेश किया है, जो कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़त को दिखाता है। अडानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सितंबर तिमाही में कंपनी का अगर आप कारोबार की बात करें तो एक अच्छा रहा है। कंपनी के CNG की बिक्री जो है वो 18% बढ़ी है, जबकि पाइप नेचुरल गैस PNG की बिक्री 11% के हिसाब से बढ़ती हुई दिखी है। ये बढ़त इसलिए हुई क्योंकि कंपनी ने अपने गैस नेटवर्क को बढ़ाया और घरेलू और व्यवसायिक ग्राहकों की मांग बढ़ाई है। कंपनी की कुल आमदनी जो है वो 19% बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पर। अब हम लोग वरुण बेवरेजेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे और देखिए शेयर में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। ये तेज़ी के पीछे की जो वजह रही एक बड़ा अपडेट रहा और नतीजे रहे। दरअसल कंपनी ने अफ्रीका में बियर बिजनेस के लिए कार्लसबर्ग बेवरेजेस के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसके अलावा सितंबर तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 19% जो है बढ़कर 745 करोड़ पर पहुंच गया। वरुण बेवरेजेस ने यह भी ऐलान किया कि केन्या में वो एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होली ओन्ड जिसे सब्सिडी कहा जाता है वो स्थापित करेगी। इस नई यूनिट का जो मकसद होगा यहाँ पे जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं उसका निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी बिक्री करना रहेगा। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ अफ्रीकी सहायक कंपनियों जैसे बियर बाजार की संभावनाओं को देखते हुए कार्लसबर्ग बेवरेजेस के साथ एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी साइन किया है। समझौते के तहत आप देखिए वरुण बेवरेजेस को कार्लसबर्ग ब्रांड की बियर को अपने क्षेत्रों में टेस्ट मार्केट के साथ एक अधिकार मिलता हुआ दिखा है। अल्कोहलिक और यहाँ पे RTD सेगमेंट में एंट्री की तैयारी से वरुण बेवरेजेस के तौर पर यहाँ आप देखिए बड़ी बढ़त बनती हुई देख सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं यहाँ पे और वरुण बेवरेजेस का साफ तौर पे कहना है कि रेडी टू ड्रिंक जो है यहाँ पर और साथ ही अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो उस मांग को देखते हुए उन्होंने इस यहाँ पर सेक्टर में एंट्री करी है। कंपनी के भविष्य बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, जिन, रम, वोडका जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो भारत में लॉन्च करती हुई दिख सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 580 का टारगेट दिया है जो कि मौजूदा भाव से 17% का अपसाइड दिखाता है। NMDC स्टील की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होते दिखे। यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है वो घटकर 115 करोड़ पर आ गया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में करीब 595 करोड़ के आसपास था और ये करीब साल दर साल के हिसाब से 81% का जंप दिखाता है, जो कि कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत दे रहा है। कंपनी की जो आय है आप वो देखिए 3,390 करोड़ रही, जो कि पिछले साल आप देखिए 1,522 करोड़ थी, यानी कि 123% का जंप यहाँ पर आया है
ऑपरेशनल क्षमता और बाजार में विस्तार जो है वो मजबूत प्रदर्शन यहाँ पर दिखाता है, वृद्धि दिखाता है। अगर आप यहाँ पर दूसरे पहलुओं को देखें तो जो एबिटा है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को दर्ज मिली है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन जो है वो भी 6.13% रहा है यहाँ पे। आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र की ये कंपनी है, एनएमडीसी लिमिटेड की सहायक इकाई कंपनी है ये। छत्तीसगढ़ नगरनार में करीब 3 मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसकी क्षमता है यहाँ पे। तो ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक तो हमें लगा आपके साथ इसको जानकारी साझा करते हैं यहाँ पे। एक्जिको की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ले ट्रावावेन्यू टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे शेयर में करीब 20% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट तब आई जब कंपनी को तिमाही के नतीजे उन्होंने जारी करे। दरअसल एबिटा और नेट जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसमें एक अच्छा खासा घाटा देखने को मिला। रेवेन्यू साल दर साल के हिसाब से 37% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और आप ये देखिए कि अगर आप इसके एबिटा की बात करें यहाँ पे, तो एबिटा जो घाटा है वो वहाँ पर उसमें घाटा देखने को मिला है। 3.6 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल आप ये समझिए कि 17 करोड़ के प्रॉफिट में बैठे होते हैं, यानी कि इस समय 3-3.5 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। नेट घाटा मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके पीछे आप ये देखिए कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि इसॉप खर्चों को हटाने पर एडजस्टमेंट एबिटा जो है वो करीब 28.5 करोड़ रहा है, जो कि साल दर साल के हिसाब से 36% की यहाँ पे जंप दिखाता है। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी का जो ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 23% बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे। फ्लाइट ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 29%, बस ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू 51% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक्जिको का साफ तौर पे कहना है कि उसे साल की जो दूसरी छमाही है, यानी कि Q3 Q4 में एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने वाली शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक के शेयरों में एक ज़बरदस्त पिटाई इस हफ्ते देखने को मिली। आप ये समझिए कि यहाँ पर जो बिकवाली आई उसका कनेक्शन डॉक्टर रेड्डीज से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज ने यहाँ पर जानकारी दी कि कनाडा के बाज़ार में इसके सेमाग्लूटाइड जो इंजेक्शन है उसको मंजूरी में देरी हो सकती है, इसकी जानकारी दी। और इस कंपनी का जो कनेक्शन है शैली इंजीनियरिंग के प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और जिसके चलते स्टॉक जो 17% तक टूट गया है यहाँ पे। और आप ये समझिए कि शैली इंजीनियरिंग के वित्त वर्ष 2025 की एनुअल रिपोर्ट को अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डीज फार्मा सेक्टर में इसके टॉप क्लाइंट के तौर पर शामिल है। जून 2025 तिमाही के अर्निंग्स कॉल के दौरान शैली इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट ने जिक्र किया था कि इसके ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में हेल्थ केयर सेगमेंट की 31% हिस्सेदारी है। ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने 19 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की कैपेसिटी इंस्टॉल की है, और साथ ही एक यहाँ पे असेंबली और प्रिंटिंग लाइन भी सेटअप किया है, जिसके इसकी जो सालाना क्षमता है वो करीब 2.5 करोड़ पेन बढ़ जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे सेमाग्लूटाइड पेन के एक दूसरे वेरिएंट के 2.5 करोड़ पेन की एक अतिरिक्त लाइन जोड़ने की भी यहाँ पे योजना बनाई है। कंपनी की आप ये जो योजना है वो तमाम चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे जिसका असर है वो देखने को मिला है यहाँ पर, और जिसके चलते यहाँ पे जो स्टॉक है वो क्रैश हो गया। तो ओवरऑल आपको ये पूरा शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे बता दीजिए, हैप्पी वीकेंड।